अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, नवाज़ शरीफ को अब वतन वापसी से कोई रोक सकता है, ना ही कोई पकड़कर जेल में डाल सकता है, क्योंकि हुकूमत ने नवाज़ शरीफ की वतन वापसी की राह में जो हायल रुकावटें थी एक एक करके अब उनको हटाना शुरू कर दिया है। यानी नवाज़ शरीफ का ताहयात नाअहली से अहलियत की तरफ सफ़र शुरू हो गया है और ये काम PDM हुकूमत ने सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल मंजूर करके किया है। सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 232 में तरमीम करके ये मंजूरी दी गई है। इस तरमीम के मुताबिक 5 साल से ज़्यादा नाअहली की सज़ा अब नहीं होगी और मुतालिका शख्स 5 साल के बाद कौमी या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। यानी अब आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल होगी। सेनेट में मौजूद अपोजिशन जमातों तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने इलेक्शन एक्ट में इस तरमीम की मुखालिफत की और यह मौक़िफ़ अपनाया कि किसी फ़र्द के लिए कानून साजी ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। कानून साजी करनी है तो आइन में तरमीम लानी चाहिए। सेनेट के बाद ये बिल कौमी असम्बली से भी मंजूर होने में बज़ाहिर अब कोई कबाहत नज़र नहीं आएगी, लेकिन अगर इस कानून साजी को अदालत में चैलेंज किया जाता है तो क्या ये तरमीम बरकरार रह पाएंगी? नाजरीन, इसके साथ ही हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को मज़ीद बाइख्तियार बनाने के लिए भी एक तरमीम की है। यानी अब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने या इसके शेड्यूल में तब्दीली करने के मामले पर बिल्कुल आज़ाद होगा। आज से पहले इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख देने से पहले सदर पाकिस्तान से मुशावरत करना ज़रूरी होता था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऐसे इख्तियारात के लिए अब खुद मुख्तार हो जाएगा। तरमीम में ये कहा गया है कि सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान सरकारी गज़ट में नोटिफिकेशन के ज़रिए करेगा, जबकि सेक्शन 58 के तहत इस नोटिफिकेशन को फिर बाद में तब्दील करने का भी मजाज होगा। सेनेट इजलास में सदर से इलेक्शन डेट की पावर वापस लेने पर वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि इंतखाबात की तारीख के इंतखाब का हक़ 1973 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया था, लेकिन ज़ियाउल हक ने एक तरमीम की जिसके ज़रिए सदर को यह हक़ दे दिया था। इन तरमीम से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार मज़ीद फ़ाल हो सकेगा। अब इस बिल को कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाने का ख्याल हुकूमत को अब क्यों आया है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जब जरदारी साहब सदर थे तब ये ख्याल क्यों नहीं आया? नून लीग के दौर में जब सदर ममनून हुसैन थे तब ये तरमीम करने की ज़रूरत पेश क्यों नहीं आई? तब आप लोग इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार क्यों नहीं बनाना चाहते थे? ये सारी तरमीम इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को लेकर और सदर पाकिस्तान से पावर लेने का मामला ये आरिफ अलवी के दौर में ही क्यों उठ रहा है, जो इस वक्त मौजूदा सदर पाकिस्तान है? तो सवाल तो ये भी उठता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हालिया कारकर्दगी हमारे सामने है कि ये इदारा 2 सूबों में आईनी मुद्दत यानी 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने में नाकाम रहा है। ये एक हकीकत है। ऐसे में आम इंतखाबात की तारीख का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया गया, तो क्या ये इख्तियार जनरल इलेक्शन को इल्तवा में डालने के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो सकेगा? सवाल ये भी उठता है कि PDM हुकूमत का हालिया कानून साजी से कौन कौन सा मफाद जुड़ा हुआ है जिसके लिए हंगामी बुनियादों पर यह कानून साजी करना इतना ज़रूरी हो गया था? क्या इस कानून साजी के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन बर वक्त हो सकेंगे या फिर कोई ना कोई जवाज़ निकाल कर इलेक्शन को इल्तवा में डालना आसान हो जाएगा? क्योंकि नून लीग का एक हल्का ये बात करता है कि जब तक नवाज़ शरीफ वापस नहीं आएंगे तब तक इलेक्शंस में हम नहीं जाएंगे। मतलब वही लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी बात मरियम नवाज़ करती आ रही हैं। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। मज़हर साहब, सेनेट में जो तरमीम की गई हैं, आप इसको समझते हैं कि ये सिर्फ फ़र्द वाहिद को सामने रख कर तरमीम की गई हैं, ये सेनेट में जो आज मंजूर हुआ है? शुक्रिया शादिया। देखिए, अगर कोई भी कवानीन बनाए जाते हैं या आइन में तरमीम होती है, चाहे उस वक्त हुकूमत का मतमय नज़र ये हो और जो कि बज़ाहिर लगता है कि पर्सन स्पेसिफिक हो, लेकिन वो सिर्फ एक वक्त के लिए नहीं होती तरमीम, वो तो ऑल टाइम की होती है अनटिल अनलेस कोई नई तरमीम आ जाए। तो अगर आज किसी को फ़ायदा हो रहा है तो कल किसी को फ़ायदा होता है, आज किसी को नुकसान हो रहा है तो कल किसी और को नुकसान होगा उसका। और इसी तरह जब भी हमारे ये हुक्मरान हैं वो ये सोचते नहीं हैं कि जो तरमीम कर रहे होते हैं
उसको ये चीज़ सामने रख के करनी चाहिए कि कल जब आप अपोजिशन में होंगे तो उसका आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो ये सब के साथ है, सिर्फ नून लीग या PTM के साथ नहीं है। PTI की गवर्नमेंट ने भी तरमीम की थी, आपको याद होगा कि नैब को इख्तियार हासिल है कि 90 रोज़ तक विदाउट वारंट गिरफ्तार कर ले, और FIA को ये इख्तियार हासिल था। अगर फ़र्ज़ करें वो कानून आज मौजूद होता तो PTI के कितने लोग होते जो 90 रोज़ तक बंद हो जाते और वो बेल के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, बशमूल खुद PTI चेयरमैन। तो ये आप तसव्वुर करें इस चीज़ का कि हम जब कानून साजी करते हैं तो इन चीज़ों को सामने नहीं रखते। अब जाहिर है इस वक्त मुस्लिम लीग नून की वाहिद कंसर्न जो है वो ये है कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली जो है वो ख़त्म हो। तरीन साहब को भी इससे फ़ायदा होगा, नो डाउट। जहांगीर तरीन भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। तरीन साहब को भी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल भी ये हमेशा से डिबेट रही है कि क्या ये जो कानून है ये दुरुस्त कानून है कि आप किसी को भी किसी एक केस में ताहयात नाअहल करार दे दें सियासत में हिस्सा लेने से। तो वो मेरा ख्याल है वैसे भी गलत था, लेकिन उस वक्त जाहिर है किसी को सूट कर रहा था इसलिए उसने बरकरार रखा। आप फ़र्ज़ करें आज अगर PTI के चेयरमैन जो है उनके ऊपर ये अप्लाई हो जाए और उनको ताहयात नाअहल हो जाए, ये चीज़ खुद इन चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है कि हम जब कानून साजी करते हैं तो इस चीज़ को सामने रखें कि एक तो ये पर्सन स्पेसिफिक तो कानून कभी भी नहीं होता मेरे नुक्ते नज़र से, उसका फ़ायदा किसी को हो जाता है, जैसे बहुत से कवानीन का फ़ायदा इस वक्त PTI चेयरमैन को भी हुआ है। लेकिन जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सारी कोशिश है वो ये है कि इलेक्शन विदाउट नवाज शरीफ ना हो, और वो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं ये तो मुझे पता नहीं, इसलिए कि PDM जो है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नाम नहीं है। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी की शायद कोशिश है कि इलेक्शन जल्दी हो जाए, वक्त पर हो जाए। हालांकि आज मरियम नवाज साहिबा ने भी जो तकरीर की उसमें उन्होंने ये इंदिया दिया कि इलेक्शन इसी साल होंगे। लेकिन मुझे अगर इसी साल इलेक्शन होते हैं तो मुझे इन चंद महीनों में मेजर डेवलपमेंट हो जाए तो अलग बात है, वरना बहुत अभी भी मौजूदा इकोनॉमी की सूरत हाल में जिससे ये पिछले 1 साल से बचती आ रही है PDM की हुकूमत के थोड़े से हालात बेहतर हो जाएं, थोड़े से हालात बेहतर हो जाएं, हम आवाम के सामने जाने के काबिल हो जाएं, तो 4-5 महीनों में तो कुछ थोड़ा बेहतर होने वाला नहीं है। वो भी बेहतर होने वाला नहीं है, लेकिन उसको भी थोड़े अब अगर इस वक्त जो है इस वक्त PTI की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल कम्प्लीटली डाउन नज़र आते हैं। PTI का क्या स्ट्रक्चर होगा वो हम में से किसी को नहीं पता, PTI के चेयरमैन का क्या मुस्तकबिल होगा, उन पर संगीन इल्ज़ामात हैं, वो उसका किस तरह सामना करेंगे और उनका फ्यूचर क्या होगा, वो सारा जो है इस वक्त लिंक्ड है इन सारी चीज़ों से। और PMLN ये समझ रही है कि उनको स्पेस मिल रहा है। पीपल्स पार्टी को पंजाब PTI की जगह इस्तेहकाम पाकिस्तान ले सकती है, चेहरे भी वही हैं, लोग भी वही हैं, सिर्फ फर्क एक था कि उनकी नाराजगियां थी। नहीं, शादियां नहीं ले सकती इसलिए कि जो थोड़े बहुत इलेक्टेबल्स भी हैं वो PTI का हिस्सा रहे और अब PTI से अलग हुए हैं, तो जो PTI का सपोर्टर है वो उनको वोट नहीं देगा, किसी भी तरीके से नहीं देगा वो। PTI इलेक्शन में होती है या नहीं होती, और वो एक नेगेटिव वोटिंग हो सकती है उनके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने PTI का ऐसे वक्त में साथ छोड़ा, उनके खिलाफ नेगेटिव वोटिंग हो सकती है। तो जहांगीर तरीन साहब का जो इस वक्त ग्रुप है वो सदर्न पंजाब में शायद उनके इलेक्टेबल्स कुछ सीटें उठा लें तो उठा लें, वरना सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब में अब जहांगीर तरीन साहब का अगर उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें भी हो सकती हैं, हुई हैं, लेकिन हमने तो अपने यहाँ इलेक्टेबल्स की सियासत को ही, आपको भी पता है, माजी में भी और रिसेंट इंतखाबात में भी हमने इलेक्टेबल्स की सियासत को ही कामयाब होते देखा है। अब वो वक्त के चेयरमैन PTI खंबे को खड़ा कर दें तो उसको वोट मिल जाए, आपको लगता है ये पॉसिबल है? क्योंकि एक वही वक्त था जब चेयरमैन PTI इलेक्टेबल्स की सियासत से इनकारी होते थे, फिर बाद में उन्हें भी एहसास हुआ, फिर उन्होंने भी इधर से उधर से हर पार्टी से इलेक्टेबल्स को इकट्ठा किया और इंतखाबात में कामयाब हुए। तो इलेक्टेबल्स के बगैर क्या ये लोग जीत सकते हैं?
पीटीआई को जाहिर है इस वक्त पीटीआई के पास स्पेस बहुत महदूद हो गई है। आज से चंद महीने पहले तो बहुत स्पेस थी और शायद पीटीआई जो है वो शायद बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होती थी, यानी इस हद तक बेहतर पोजीशन में थी कि अगर वो बहुत ही अननोन शख्स को भी खड़ा करते तो इलेक्शन जीत सकता था वो। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ऐसी नहीं है। लेकिन इलेक्टेबल्स भी जो है वो अब इलेक्टेबल्स की तादाद उतनी नहीं रही कि जो सिर्फ अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ सकें और इलेक्शन जीत सकें। अब उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ज़रूर होता है, लेकिन वो ऐसी पोजीशन में नहीं है। वो इलेक्टेबल्स हारे भी हैं 2018 के इलेक्शन में, हमने देखा है कि वो इलेक्टेबल्स हारे भी हैं। तो इस वक्त से सारा महवर जो है सियासत का वो पंजाब है। पंजाब में पीटीआई की शक्ल शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ इलाही, इनकी शक्ल में सामने आती है। इवन अगर पीटीआई के चेयरमैन को सज़ा हो जाती है या वो नाअहल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर ये ग्रुप परवेज़ इलाही की आपने बात की, आपने भी शायद आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा परवेज़ इलाही की अहलिया का जो एक सोशल मीडिया पर बयान चल रहा है कि उनके साथ जो सलूक हो रहा है, उनको बताया गया कि उनकी परवेज़ इलाही साहब की हालत ख़राब है, डॉक्टर्स ने कहा रिपोर्ट्स चाहिए, वो रिपोर्ट्स लेके गई, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, रिपोर्ट्स लेके जाने की इजाज़त नहीं दी गई, उल्टा उस डॉक्टर को जो है ना वो मुअत्तल कर दिया गया। ये रवैया ठीक है, अगर आपने किसी को पकड़ा है आप कानून के मुताबिक उसके साथ बर्ताव करें, लेकिन ये इंतकामी सियासत वाला रवैया नहीं है जो परवेज़ इलाही के साथ अपनाया जा रहा है। ये गैर जमहूरी रवैया है, ये गैर इंसानी रवैया है। चाहे वो पीटीआई के दौर में पीएमएलएन के साथ हुआ हो, पीएमएलएन के दौर में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ हो या किसी और के साथ हुआ हो, आप किसी को इस तरह ह्यूमिलिएट करके, हमने तो ये देखा है कि जो है वो सियासी लीडरों को हथकड़ी तक लगाई गई है। जो इस वक्त हम देख रहे हैं जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के साथ हो रहा है, जो जर्नलिस्टों के साथ हो रहा है, जो अब परवेज़ इलाही साहब से आप लाख इख्तलाफ करें, सियासी इख्तलाफ करें, रियाती इख्तलाफ करें, लेकिन उन्होंने एज ए स्पीकर भी और एज ए चीफ मिनिस्टर भी उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अपोजिशन के साथ वो अच्छा रहा है। एक ऐसे वक्त में जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वे पीएमएलएन पर बहुत ज़्यादा जो है बुरा वक्त था, उस वक्त हमजा शहबाज को प्रोटेक्ट करने वाले परवेज़ इलाही थे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो रवैया है, बाकी चीजें छोड़ दें, इवन एक सियासी कारकुन भी हो तो उसके साथ भी इवन हमने तो ये भी देखा है कि जब बयानबाजी करते थे तो परवेज़ इलाही उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते थे, अगेंस्ट वो बयानात देते थे कि ये हमारी फौज है, हमें इसके साथ खड़े होना है। तो हमने तो परवेज़ इलाही की बड़ी कुर्बतें देखी हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात। इवन वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को समझाया करते थे कि हमारी फौज है, हमें इनके साथ लड़ना नहीं है, हमारे इदारे हैं। तो इस वक्त आपको लगता है ये निगरान हुकूमत कर रही है जो कुछ परवेज़ इलाही के साथ हो रहा है? जाहिर इस वक्त तो निगरान हुकूमत ही है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके पीछे कोई और है। लेकिन मुझे हम जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं वो हम सियासी तौर पे एक अच्छे सेहतमंद सियासी कल्चर को फ़रोग़ नहीं दे रहे, बल्कि हम एक ऐसे सियासी कल्चर को फ़रोग़ दे रहे हैं कि कल कोई भी आए वो आपसे इंतकाम ले। ये जो रवैये हमारे, इस पर हमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के उनकी उम्र देखें, उनकी सेहत देखें, मेरे ख्याल में कि अगर निगरान चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब इस सारे अमल में इन्वॉल्व नहीं हैं तो वो कम से कम इतना तो नोटिस ले सकते हैं, या अदालतें भी ले सकती हैं, लेकिन वो खुद भी ले सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप उनको कम से कम, जिस तरह उनकी वाइफ कह रही हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है, उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, भले आप उन्हें कस्टडी में रखें। ये आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें करनी चाहिए। खुदा ना खास्ता कोई किसी को इस तरह का हादसा हो जाए, फिर कौन जिम्मेदार है इसका? मेरा ख्याल है इन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। नाज़िम, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कराची के मेयर के लिए अक्सरियत अक़लियत और अक़लियत अक्सरियत में कैसे बदल गई। सिटी काउंसिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 155 जबकि जमात इस्लामी के अरकान की तादाद 130 थी।
तहरीक इंसाफ की 62 सीटें, जबकि मुस्लिम लीग नून की 14, जमीयत उलमा इस्लाम की 4 और तहरीक लब्बैक की 1 नशिस्त है। मेयर के इंतखाब के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नवाज़ और जमीयत उलमा इस्लाम, जबकि जमात इस्लामी को तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी। इस तरह पीपल्स पार्टी और उनके इत्तहादी अरकान की कुल अरकान की तादाद 173 बनती है, जबकि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के अरकान इस इत्तहाद के बाद 192 हो गए। लेकिन इंतखाब के वक्त पीपल्स पार्टी के मेयर मुर्तज़ा वहाब कामयाब हो गए, क्योंकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार नईमुर रहमान को 192 की जगह सिर्फ 160 वोट पड़े। उनके बाकी 3 मुनहरिफ और 29 अरकान गायब ही हो गए। जी हाँ, गायब ही हो गए। अब वो अपनी मर्ज़ी से गायब हुए या किसी की मर्ज़ी से कर दिए गए, ये वाज़ेह होना बाकी है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में ये खेल कोई नया नहीं है। हमदर्दियाँ बिक भी जाती हैं, सियासी वफादारियों को ज़बरदस्ती मोड़ भी लिया जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। इसे पाकिस्तान में छांगा मांगा की सियासत के नाम से जाना जाता है। छांगा मांगा के जंगल का इंतखाब पंजाब के 1989 के वज़ीर आला नवाज शरीफ ने के इंतखाबात के वक्त इस सारे प्रोसेस को स्टार्ट किया गया था, जब आज़ाद अरकान असम्बली को ठहराने के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ गुज़श्ता पौने 4 साल से पंजाब के स्याह और सफ़ेद के मालिक थे उस वक्त, और इंतज़ामिया भी उन्हीं के ताबे थी। उन पर पहरा बिठा दिया गया कि कोई इधर से उधर ना हो पाए। उन अरकान को छांगा मांगा से ऐन उस वक्त वापस लाया गया जब असम्बली में वज़ीर आला के ओहदे के लिए रायशुमारी हो रही थी, और यूँ छांगा मांगा की इस्तिलाह हमारी सियासी तारीख का एक हिस्सा बन गई। फिर कुछ ऐसा ही मंजरनामा हमने गुज़श्ता साल मार्च 2022 में देखा, जब तहरीक अदम एतमाद के मौके पर PTI के 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के जो थे सिंध हाउस में उनको रखा गया, ताकि PTI हुकूमत की अक्सरियत को अक़लियत में बदला जा सके। क्या कराची में भी छांगा मांगा की सियासत का ही एपिसोड रिपीट किया गया है? जमात इस्लामी इल्ज़ाम लगा रही है, आज सड़कों पर एहतजाज करके उन्होंने यौम स्याह मनाया। इसके साथ जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन को एक ख़त भी लिखा है, जिसमें इस इलेक्शन को फ्रॉड कहते हुए कैंसिल करने की अपील की है। इस ख़त में जमात इस्लामी ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इत्तहादी जमात PTI के 29 मेंबरान काउंसिल को हुकूमत सिंध ने अगवा करके वोट डालने से रोका है। अभी तक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के उन मेंबरान का कोई अता पता नहीं है। सवाल यह है कि जब वो वापस आएंगे तो वो अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे या हुकूमती बेंचों पर। तो जाहिर है कि अगर वो मुर्तज़ा वहाब के ख़िलाफ़ अपोजिशन बेंचों पर बैठते हैं तो फिर ये अनोखी काउंसिल होगी जिसमें अपोजिशन अरकान की तादाद ज़्यादा होगी, और किसी भी बिल की मंजूरी में अगेन उन्हें गायब करना होगा, वरना मेयर के जो बनाए हुए कवानीन होंगे ये तो काउंसिल से पास नहीं हो सकेंगे। ऐसे अजीब और गरीब सियासत का निज़ाम आखिर कैसे चलेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर क्या कहती है, मैं बात करूंगी सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील साहब आपका। शर्जील साहब, वाज़े तौर पर जमात इस्लामी की 130 सीटों के साथ जब तहरीक इंसाफ मिली उनके साथ तो उनके 193 वोट बनते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी रिवायात किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ये दावा करती है कि हमने जमहूरियत के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ की हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं है, लेकिन एक वाज़े एक पार्टी की अक्सरियत होने के बावजूद उसको अक़लियत में बदल देना या बदला जाना, क्या इस पर सवाल उठना जायज़ बनता है शर्जील साहब? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। मुझे आपके एक इंट्रो में आपने एक लफ्ज़ मुझे तो वो वेग लगा, तो मैं पहले समझने की कोशिश करूँगा। आपने कहा कि पीपल्स पार्टी की जो रिवायत है वो ढकी छुपी नहीं है। अगर वो आपने पॉजिटिव वे में कहा तो बहुत अच्छा कहा, पॉजिटिव वे में कहा, ऑफ कोर्स। थैंक यू। अच्छा, दूसरी बात मैं अर्ज कर लूँ। अच्छा जी, आपने एक और आपने बात की इंट्रो में कि जी अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया गया और अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील कर दिया गया। दो बातें, अक्सरियत किसके पास थी? नंबर गेम में अगर आप देख लें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी। अगर मैं पहले इंडिविजुअल पार्टीज की बात करूँ, पीपल्स पार्टी नंबर 1 थी, फिर सेकंड पे जमात इस्लामी, फिर PTI, फिर PMLN, फिर जमात उलमा इस्लाम, तो इस तरह फिर पार्टीज थी। ठीक है, जमात उलमा इस्लाम और PMLN ने जो है पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। PTI ने ऐलान किया कि हम जमात इस्लामी को सपोर्ट करेंगे। PTI में 9 मई के बाद जो सूरत हाल है वो आपसे भी ढकी छुपी नहीं है, मेरी भी ढकी छुपी नहीं है। PTI के 2 रहनुमा सिंध के साबिक गवर्नर वो PTI छोड़ के चले गए। सिंध के सदर PTI के अली जैदी साहब वो पार्टी छोड़ के चले गए, खुदाफिज कह दिया उन्होंने पार्टी को, और वो फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, करीबी साथी भी थे, छोड़ के चले गए। तो जब आप इतने बड़े लेवल पे लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं
तो क्या आप नहीं समझते कि काउंसलर लेवल पे या यूसी चेयरमैन लेवल पे भी इख्तलाफात होंगे पार्टी के अंदर, कि कोई पार्टी में कोई गाइड करने वाला नहीं है? जो मौजूदा सूबाई सदर है पीटीआई का और अपोजिशन लीडर है, वो खुद इस ग्रुप पोश है, मुख्तलिफ जगहों से मैसेजेस भेज रहा है, जिस तरह वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर जवाब सिर्फ 9 मई का है फिर तो इस इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए था ना। मैं अर्ज करूँ ना, मुझे अगर कंप्लीट करने दें प्लीज, मैं आपको एक एक बात जवाब दूंगा। देखिए इशू क्या, आपने कहा कि जी वो लोग अगवा कर दिए गए, हो सकता है मैं आपकी बात को एक सेकंड के लिए, ये मैं नहीं कह रही, पहले ये क्लियर कर लें, हम एक नेशनल टीवी पे बैठे हैं, ये मैं नहीं कह रही कि जमात इस्लामी इल्जाम लगा रही है। जमात इस्लामी के चले इल्जाम पे आ जाते हैं। जमात इस्लामी कहती है कि अगवा कर दिया गया, ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान में जहां पे भी कोई शख्स मिसिंग होता है या कोई शख्स अगवा होता है तो दो चीजें होती हैं, उसके अहले खाना एक तो थाने पे जाते हैं एफआईआर कटवाने के लिए, या तो उसके अहले खाना कोर्ट में जाते हैं कि जी हमारे घर का एक शख्स जो है वो अगवा है या वो मिसिंग पर्सन हो गया। 30 लोगों में से किसी एक का भी, 30 लोगों में किसी एक का भाई, बहन, बेटा, औलाद, बीवी, माँ, कोई भी किसी थाने में एफआईआर कटवाने नहीं गया। कोई एक भी किसी कोर्ट में कोई एक पिटीशन दिखा दें कि जी हमारा बच्चा या हमारा भाई जो है वो मिसिंग हो गया, उसको ढूंढा जाए, मुझे कोई एक पिटीशन बता दें। इसका मकसद क्या हुआ कि वो अपनी राजी खुशी से गए। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी ने कोई जोर जबरदस्ती करनी होती या कोई और तरीका इख्तियार करना होता तो हम ये करते, उनको बोलते कि आप हमें वोट दें, क्योंकि आपका अपना कैंडिडेट खड़ा हुआ नहीं होता है, नहीं आपका कैंडिडेट खड़ा है और आप हमें वोट दें। उन्होंने क्या कहा, उनके इंटरव्यूज आए जो कि बड़े नेशनल चैनल्स पे चले, और इंटरव्यू में किस तरह आए कि जी सारे एक साथ बैठे थे, मतलब अगर अगवा होते तो बड़े बड़े चैनल्स में नाम नहीं लेता, उनको एक्सेस कैसे मिल गया कि एक शख्स अगवा भी है, पता नहीं कौन से कच्चे में रख दिया गया। इन अ सेंस वो सिंध में जो लोग छुपे हुए थे वो भी आपके साथ, सिंध हाउस में जो छुपे हुए थे वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। प्लीज शादिया साहब देखिए, मैं सिंध हाउस खुद मौजूद था। सिंध हाउस में आपको किसने छुपे हुए थे? सिंध हाउस में जो एमएनएस थे, जब अपने पार्लियामेंट लॉजेस पे हमला हुआ गवर्नमेंट की जानिब से, तो उन्होंने पनाह ली, सिंध के एमएनएस से, बाकी जगहों के एमएनएस, उन्होंने पनाह ली सिंध हाउस में कि उनको पनाह दी जाए, और वो छुपे हुए नहीं थे वहां पे। आपके एंकर ताकि रोजाना उनसे इंटरव्यू करते थे, तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके मीडिया के 3-4 हाउसेस के लोग वहां से गए, उनसे उन्होंने इंटरव्यू किया, उनसे पूछा और उन्होंने अपने तकालीफ बताई कि जी उन्होंने क्या कहा। तकालीफ सुने, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जमायत इस्लामी ने एफआईआर काटी हुई है। हमने अमीर जमायत इस्लामी को कहा कराची में, हाफिज हुसैन अहमद साहब को, कि जी ये एफआईआर ने जो आपने इलेक्शन के मौके पे हम पर काटी है, इनको वापस ले तो हम आपको वोट दें। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, और उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हम देखेंगे। तो एक मतलब आपके ऊपर मैं एफआईआर भी कटवाऊं झूठी, और फिर आप उसको बोलो मुझे वोट भी दो, मेरी हिमायत भी करो, ये पॉसिबल नहीं है। चीजों को हम लोग बारीकी क्यों नहीं देखते? नहीं, ये इन लोगों का तब तो इख्तलाफ सामने नहीं आया जब चेयरमैन पीटीआई ने ये ऐलान किया कि हम इत्तेहाद कर रहे हैं ये जो इलेक्शंस होंगे जमात इस्लामी के साथ, तब तो किसी का इख्तलाफ सामने नहीं आया। देखिए जी, मैं पीटीआई के किसी मेंबर की जस्टिफिकेशन क्यों दूं? मेरा सवाल तो ये है ना, या मैं उसके लिए क्यों क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं? अगर वो पीटीआई के मेंबर ने वोट देना है या नहीं देना है, तो वो उसके लिए जमात इस्लामी और पीटीआई जाने ना, मतलब पीपल्स पार्टी से एक्सप्लेनेशन। हॉर्स ट्रेडिंग हमारी तारीख का हिस्सा है, रही है। अच्छा, मेरी बात सुने, हॉर्स ट्रेडिंग अगर हमारी तारीख का हिस्सा रही तो हॉर्स ट्रेडिंग में तो हमें वोट लेने चाहिए ना। फिर 170 क्यों पड़े? फिर तो हमें 200 वोट मिलने चाहिए। अगर पैसे किसी को बंदा देता है तो क्यों देता है? मुझे वोट दो। पैसे सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं, रोकने के लिए भी तो हो सकते हैं। जो जिसने दिए उसको लेकर आए सामने कि किसने पैसे दिए। और अगर मिसाल के तौर पर 1% किसी ने पैसे दिए और किसी ने पैसे ले लिए, उसके वोट नहीं दिया, तो बात खत्म हो गई ना। फिर तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जानी चाहिए ना। बात ये देखें, बात सुने, बात एक क्लियर है। हम पे प्रेशर किया जमात इस्लामी का कि हमें पीटीआई के वोट लेकर दो। वो भाई पीटीआई के वोट आपको हम क्यों लेकर दें? और अगर हमारे कहने पे तो वो ये जमात इस्लामी आपसे कह रही थी कि हमें पीटीआई के वोट लेकर दें। आप देखें ना टीवी में उन्होंने क्या कहा है। आपने अगर अमीर जमात इस्लामी हाफिज हुसैन अहमद साहब का अगर वो बयान पढ़ाओ, वो भी मुबहम था। देखिए ना, बात सुनिए, अगर मैं किसी पे एलिगेशन लगाऊं ना, मैं कह रहा हूं जी मेरी पेन आपने उठाई है तो मैं आपका नाम लूंगा। मैं अगर किसी पे एलिगेशन ये लगा रहा हूं और मैं मेरा हर एलिगेशन में वेग है, आप उसने बोले आपने हाफिज हुसैन अहमद कह के मेरे जहन से भी नाम निकाल दिए। इतना सिराजुल हक साहब है। सिराजुल हक साहब नहीं, सॉरी, ये हमारे मेयर कैंडिडेट थे। आई एम रियली वेरी सॉरी। कोविड के बाद सबका जहन जो है माशाल्लाह जबरदस्त हो गया है। अच्छा, हमारे हाफिज नईम साहब ने जो इल्जाम लगाया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि अगर, अब वर्ड सुनिएगा, मैं आपको क्लिप होगा, मैं आपको भेज देता। अगर ये लोग अपनी मर्जी से गए हैं तो ये पैसे लेकर गए होंगे। वर्ड बता रहा हूं आपको। किससे पैसे लेकर गए होंगे?
सुन तो है, मतलब उन्होंने हम पे इल्जाम लगा दिया मिसाल के तौर पे ना कि अगर ये लोग पैसे लेकर गए, अगर ये लोग अपनी मर्जी से गए हैं तो पैसे लेकर गए होंगे, और अगर ये लोग कहीं जबरदस्ती गए हैं तो फिर अगवा हुए होंगे। मतलब आप इल्जाम लगाने वालों को पता नहीं है कि जो एफआईआर कटवाता है कि जी मुझे एफआईआर क्या कटवानी है, जब मतलब वो भी एक वो इफ एंड बट्स में जा रहे हैं। अच्छा, वो सारे लोग तो मैंने कहा कि मैं तो जिस दिन ये इलेक्शन हुई थी तो 2 दिन पहले से कह रहा हूँ, सारे के सारे लोग कराची में बैठे हैं, अपनी फैमिली के साथ अपने घरों में बैठे हैं। आप उन्हें घरों में जाकर नॉक करके पूछे भाई आप हमें वोट क्यों नहीं दे रहे, या पीटीआई उनसे पूछे जिनके मेंबर है, उसमें जमात इस्लामी का भी कोई नहीं डायरेक्ट होता है, पीटीआई जाकर उनसे पूछे आप हमें वोट क्यों नहीं दे रहे, आप पीपुल्स पार्टी पे क्यों प्रेशर डाल रहे हैं कि हमें वोट लेकर दें। तो ये सारी स्टोरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में मेयरशिप पहली दफा आई है। इससे पहले सबसे ज़्यादा जो एक अच्छा दौर रहा है एज अ मेयर वो मुस्तफ़ा कमाल का रहा है, जिसकी हर कोई मुखालिफ भी तारीफ़ करता था कि मुस्तफ़ा कमाल ने बड़े काम करवाए हैं। नो डाउट अभी भी कराची में बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मुर्तज़ा वहाब की सलाहियत पर कोई शक नहीं है, यंग है, बाहिम्मत हैं, बासलाहियत है, पढ़े लिखे नौजवान हैं। वो क्या प्रायोरिटीज़ हैं? वहाँ पानी के मसले भी हैं, वहाँ गंदगी का मसला भी है, वहाँ नालों की सफाइयों का भी मसला है। तो प्रायोरिटीज़ में क्या है आप लोगों की? देखिए मैं क्लियर बता दूँ, मुर्तज़ा वहाब एक अच्छे शख्स है, पढ़े लिखे नौजवान है, आपने भी उसकी तारीफ करी, थैंक यू वेरी मच। बट पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी कराची है, और मैं आपको 2-4 चीज़ें सिर्फ बताऊँ, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। पीपल्स पार्टी की कराची में प्रायोरिटी है पानी की, आपने बात की, बिल्कुल K4 पे पीपल्स पार्टी ने काम शुरू किया, बिलियंस ऑफ रुपीस पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट ने भी रखे, फेडरल गवर्नमेंट भी रख रही है, काम चल रहा है। अभी भी इसकी तकरीब हुई थी, हब डैम से जो भी पानी लेके आने की हम कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए डीसैलिनेशन प्लांट पाकिस्तान का पहला वो लगाने जा रही है सिंध गवर्नमेंट, ठीक है, ताकि हम समंदरी पानी को मीठा करके दें। ये स्कीम जो मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ, ये बात नहीं, कराची में सड़कें बन रही हैं, अंडरपासेस बन रहे हैं, ओवरहेड ब्रिजेस बन रहे हैं, पूरा कराची, आधा कराची जो है उस पर डेवलपमेंट हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। ट्रांसपोर्ट के दुनिया के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स कराची में लेकर हम लोग आ रहे हैं। हमारे पास जो इस वक्त रेड लाइन पे काम चल रहा है, येलो लाइन पे काम शुरू होने वाला है, ऑरेंज लाइन कंप्लीट कर गया है, पीपल्स बस सर्विस लेके आ गया। पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस जो है कराची में शुरू हो चुकी हैं, पाकिस्तान की पहली पिंक बसेस ओनली फॉर खवातीन कराची में चल रही हैं। अब आ जाए बाकी सेक्टर्स पे, जो मेन और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है कराची के लिए, जो पूरे पाकिस्तान का, मैं फिर वो कह रहा हूँ चैलेंज, आप मुझे पता कराची में नहीं रहती, पूरे पाकिस्तान की बेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको मिलेंगी तो कराची में मिलेगी। चाहे NICVD को आप देख लें, चाहे आप साइबर नाइफ को देख लें, इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल को देख लें, मतलब बच्चों की हॉस्पिटल देख लें, कौन सा ऐसा इलाज, मतलब हमारा साइबर नाइफ पूरे सिंध में चल रहा है। मतलब ये बताएं कि जी उसके मतलब सॉरी हमारा ये गंबट वाला इंस्टीट्यूट फॉर लंग्स एंड ट्रांसप्लांट एंड लिवर ट्रांसप्लांट वो चल रहा है, मुझे बताएं। मैं कराची में रहती नहीं, लेकिन जब आई वहाँ पे सीवरेज का मसला बहुत देखा, वहाँ पर गंदगी बहुत देखी, वहाँ थोड़ी सी बारिश के बाद लोगों के घरों में गंदा पानी और वो पूरे मोहल्ले डूबते देखे। तो ये मसाइल मैंने कराची में देखे हैं। जो कचरे के इशू थे वो मैं भूल गया, अच्छा आपने याद दिला दी इसी बहाने से। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कराची में इस वक्त इंटरनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं और वो यहाँ का कचरा उठा रही हैं और वो डंपिंग स्टेशन पे जा रहा है, उठ के लिफ्ट हो रहा है, घरों से डोर टू डोर जो है नॉक करके कचरा उठा के लेके जा रहे हैं। मुझे ये बताएं, बिलियंस ऑफ रुपीस की कराची में स्कीम चल रही है। मैंने हेल्थ में बताया ना, हेल्थ में आपको पता है कि पूरे पंजाब से लोग, पूरे खैबर पख्तूनख्वा से लोग, बलूचिस्तान से लोग, ईरान से लोग, अफगानिस्तान से लोग, मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूँ, मैं आपको OPD दिखाता हूँ जो इलाज कराने के लिए सिंध में आ रहे हैं मुफ्त, और बेस्ट हॉस्पिटल्स। आप किसी से पूछ लें, आप अपनी टीम को भेजें, आपकी टीम भी यहाँ पे काफी जगहों पे होकर गई है, बेस्ट इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कराची में हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ना सिर्फ कराची के लिए, पूरे सिंध के लिए, पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर। शर्जील साहब, जाते जाते समुद्री तूफान की कराची में वहाँ की साहिली पट्टियों पर क्या सिचुएशन है? देखिए जी, अब सूरत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, तूफान का खतरा टल चुका है, लेकिन जो बारिशों की पोजीशन है कि अभी कुछ रेंज इफेक्ट है एक्सपेक्टेड है, तो अल्लाह करेगा उस पे के लिए तैयारी। अच्छा, इसमें भी बता दूं आपको, अच्छा आपने सवाल पूछा, मैं 1 मिनट और आखिरी लूँगा आपसे। अभी एक साइक्लोन उसकी जो वार्निंग शुरू हुई कि जी यहाँ पे तूफान आ सकता है और यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। 3 दिन के नोटिस पे सिंध गवर्नमेंट ने जो हमारा साहिली बेल्ट है, ठीक है, उसमें 76,000 से ज्यादा लोगों को की नकल मकानी के एवैक्यूएट किया। कुछ छोटी बात है,
उन लोगों को गवर्नमेंट लेकर गई है मुख्तलिफ जगहों पर जो हमारे रिलीफ कैंप्स बने हुए हैं, वहाँ पे उनको खाना की चीज़ें, बिस्तरे, मेडिकल फैसिलिटीज, सब चीज़ें गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। 76,000 लोगों को 3 दिन में एवैक्यूएट करना कोई छोटी बात है। ये हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने काम किया। अब फिर उनको वापस लेके जाएंगे इंशाल्लाह खैर खैर से। अगर ये ना करते तो ये भी बता दूं, क्योंकि तूफान नहीं आया, लेकिन हाई टाइड की वजह से पानी उन लोगों के देहातों में आ चुके हैं। बिल्कुल। तो इन लोगों को हमें फिर इस वक्त रेस्क्यू करना पड़ता है कश्तियों में, लेकिन उनको पहले हमने टाइमली सारे मेजर्स लिए। तो ये अवामी हुकूमत जो होती है ना, जो अवाम के वोटों से आती है, तो उनका हमारे सारे MP, MNA, चीफ मिनिस्टर, पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी जो है वो होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने खाली ख़जाने का भारी भरकम बजट पेश किया तो IMF खुलकर मैदान में आ गया। बजट तजावीज़ पर एतराज़ात करते हुए मज़ीद मुतालबात पाकिस्तान के सामने रख दिए हैं। IMF ने 3 तरह के एतराज़ात लगाए हैं। पहला, नए माली साल में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए टैक्स एमनेस्टी दरअसल IMF की शराइत की खिलाफ वर्जी है। दूसरा एतराज़, पाकिस्तान ने बजट में टैक्स नेट को बढ़ाने का चांस क्यों मिस कर दिया। इसके साथ तीसरा एतराज़ ये लगाया कि IMF ने तवानाई समेत दीगर शोबों को मिलने वाली सब्सिडीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। लेकिन हमारे तजुर्बाकार वज़ीर ख़जाना डार साहब को IMF के ये एतराज़ात बिल्कुल पसंद नहीं आए। डार साहब ने अपने जवाबी वार में ये कहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जियो पॉलिटिक्स हो रही है, यानी कुछ मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, श्रीलंका वाली सूरत हाल यहाँ बन जाए। IMF भी यही चाहता है कि पाकिस्तान पहले श्रीलंका बने फिर मुज़ाकरात करें। डार साहब के बयानात पर IMF का रद्द-ए-अमल तो नहीं आया, मगर उनकी अपनी ही पार्टी के मिफ्ता इस्माइल ने एक बार फिर डार साहब की पॉलिसियों को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि जियो पॉलिटिक्स कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी थी। वजारत ख़जाना फैसला करे कि उन्होंने IMF से प्रोग्राम लेना है या नहीं। नाजरीन, अब डार साहब की बात सुनी जाए या मिफ्ता इस्माइल की, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त माली मुश्किलात का तो शिकार है, लेकिन आगे का रोड मैप क्या होगा। बस यही नहीं, ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए डार साहब ने यह भी फरमाया कि खुद मुख्तार मुल्क होने के नाते हमें इतना तो हक होना चाहिए कि हम अपनी मर्जी से कुछ टैक्स छूट दे सकें। IMF ने बैरूनी फाइनेंसिंग की जो शराइत आयद की हैं उनको पूरा किया जा रहा है, लेकिन ताली तो दोनों हाथों से बचती है। डार साहब ने यह भी इंदिया दिया है कि बैंक ऑफ चाइना के साथ भी $30 करोड़ पर बातचीत चल रही है। चाइना के स्वैप मुआहदे के तहत वहाँ से भी डॉलर्स आ जाएंगे। क्या वाकई IMF के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के मुतरादिफ हैं या डार साहब ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? क्या चीन के साथ कर्ज़ों पर बातचीत IMF और अमेरिका के लिए कोई पैगाम है कि आप नहीं तो हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं? इसहाक़ डार साहब ने PTI के दौर में स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के लिए होने वाली तरमीम को भी निशाना बनाया और कहा कि स्टेट बैंक एक्ट में ऐसी तरमीम हुई हैं जो रियासत के अंदर रियासत को जाहिर करती हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि स्टेट बैंक पाकिस्तान का बैंक है, किसी आलमी इदारे का नहीं। क्या डार साहब ये भूल रहे हैं कि जनवरी 2022 में ये बिल सेनेट में अपोजिशन जमातों की अक्सरियत होने के बावजूद ड्रामाई अंदाज में एक वोट से मंजूर कर लिया गया था? लगता है डार साहब ये बात भूल रहे हैं। उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले कहाँ थे? उन्होंने ये बिल मंजूर होने ही क्यों दिया था? आज सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या PDI में एक बार फिर स्टेट बैंक कवानीन को बदलने जा रही है ताकि IMF के कंट्रोल को कम किया जा सके? अगर हुकूमत ऐसा करती है तो क्या IMF से हम अगला बेल आउट पैकेज हासिल कर सकेंगे? नाजरीन, क्या वाकई IMF के साथ मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की बहाली और एक और नए प्रोग्राम के हुसूल के सिवा पाकिस्तान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? अगर चारा नहीं तो आलमी दुनिया हमारे साथ क्या रवैया जो है वो अपनाएगी? क्या IMF के बगैर पाकिस्तान अपने बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी के चैलेंज को फेस कर सकता है? क्या पाकिस्तान के जो कम होते रेमिटेंसेस हैं, क्या ये वाकई ही एक अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है? अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो क्या डिफ़ॉल्ट का ख़तरा भी हो सकता है? मैं बात करूँगी, मुझे साबिक़ वज़ीर ख़जाना माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये तो एक्सपेक्टेड था कि जब पाकिस्तान में बजट आएगा IMF एतराज़ उठाएगा और वही हुआ। IMF ने एतराज़ात उठा दिए हैं। जवाब में
डार साहब भी एतराज़ात उठा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने बड़ा सख्त इस पर रद्द-ए-अमल दिया है। जो मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि IMF के कंसर्न्स हैं क्या। उन्होंने कहा है कि बजट में आपने टैक्स नेट को वसी करने का मौका गंवा दिया। फिर $1 लाख की जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम उसको भी फंड के खिलाफ वो कह रहे हैं, ये भी प्रोग्राम के खिलाफ है। फिर बजट की तरजीहात और उन्होंने बहुत ज़्यादा सवाल उठाए हैं। वो कह रहे हैं पार्लियामेंट से बजट मंजूर होने से पहले इसको बेहतर करना ज़रूरी है। ये IMF प्रोग्राम को की सूरत हाल किस तरफ आपको जाती हुई लग रही है? हम ये बेल आउट पैकेज हासिल कर भी सकेंगे या नहीं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त तकरीबन हर रोज़ इस बात पे गुफ्तगू हो रही है IMF से कि किस तरह के हम अगर कोई मुनासिब इक़दामात लें। देखिए, जब बजट पेश होता है पार्लियामेंट में तो तकरीबन 2 हफ्ते होते हैं जिसमें तब्दीली कुछ ला सकते हैं आप, और इसमें आप राय सेनेट की लेते हैं, नेशनल असेंबली की लेते हैं, और चूंकि हम इस वक्त IMF के प्रोग्राम में हैं तो उनकी राय भी हमें उस पर गौर करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि आप बिल्कुल उसे इग्नोर कर सकते हैं। हम सब की राय यह है कि कुछ जो इश्यूज IMF ने रेज किए हैं वो मुनासिब हैं। मैंने खुद ये लिखा है कि पाकिस्तान को चाहिए था कि ज़्यादा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यानी कि अमीर तबके से और ज़्यादा कुछ रेवेन्यूज हासिल करते, और साथ साथ टारगेटेड रिलीफ जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इजाफा करके कुछ बेहतरी लाते। ऐसा नहीं हुआ है। इंशाल्लाह देखिए आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो अमेंडेड बजट अनाउंस होगा 24 को, उसमें अब ये देखना है क्या। डॉक्टर साहब, IMF के रवैये से लग रहा है कि IMF बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल होने को तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चाइना तो समझ गया है कि सूरत हाल क्या है, ये क्यों और किस लिए किया जा रहा है। जो हमारे साथ जियोपॉलिटिक्स हो रही है, कुछ पाकिस्तान दुश्मन जो ताकतें हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। आपको पता है कि ये भी हमारे लिए एक वक्त में थ्रेट रही है कि या आप CPEC को देख लें या आप IMF प्रोग्राम को देख लें। तो क्या ये सारी सिचुएशन उस तनाजुर में भी पैदा की जा रही है पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये इस बात पे कोई राय देना इस वक्त नामुनासिब। थोड़े दिनों की बात है, हम इंतजार कर लें। आज से लेकर तकरीबन 8 दिन के बाद जो अमेंडेड बजट है वो पेश होगा, उससे वाज़ेह हो जाएगा कि IMF ने जो उन्होंने इश्यूज रेज किए थे, क्या वो हुकूमत ने उनको हैंडल करने की कोशिश की है और किस हद तक की है, और IMF का क्या रिस्पांस है। उसके बाद में फिर जब अगर एक दफ़ा IMF प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, वो तो एनीवे 30 तारीख को ख़त्म होना ही होना है, तो उसके बाद में पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, और देखिए आगे चलकर क्या होता है। डॉक्टर साहब, ये जो IMF $6 अरब का कह रहा है, ये पाकिस्तान के लिए इकट्ठे करना आसान है। $3 अरब का तो डॉक्टर साहब ने कह दिया कि ये फाइनेंसिंग की तो यकीन दहानी करा दी है कि $2 अरब सऊदी अरब दे रहा है, UAE हमें $1 अरब दे रहा है, फिर $1 अरब आलमी बैंक और जनीवा कन्वेंशन से हमें मिलेंगे। तो $6 अरब हम इकट्ठे कर लेंगे? मुझे ये लगता है कि इसमें कुछ मुश्किलात हो सकते हैं, मगर एक बड़ी मैं समझता हूँ अच्छी बात यह है कि इस महीने पाकिस्तान को कमर्शियल बैंकों के पैसे वापस करने थे चाइनीज बैंक्स के, और देखिए चाइना ने हमारा इतना अच्छा साथ दिया है, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने कमर्शियल बैंक लोन्स को भी रोल ओवर कर दिया है, और इसके नतीजे में हमारे रिजर्व्स में कोई कमी नहीं आई है। बिल्कुल। और कल जो फिगर रिलीज हुई है उसमें तो $100 मिलियन का इजाफा हुआ है, हालांकि हमने रीपेमेंट किया है कमर्शियल डेट का, तो इस लिहाज से हालात कुछ बेहतर लग रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि अगर सूरत हाल खुदा न ख्वास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ जाती है तो पाकिस्तान को ज़ाहिर है चाइना ने भी पैसे दिए हुए हैं, उसका उनको भी ज़ाहिर नुकसान होगा। आपको याद होगा कि IMF ने श्रीलंका के साथ भी ये शर्त रखी थी कि पहले आप अपनी रीस्ट्रक्चरिंग करवाएं, फिर चाइना भी हेल्प के लिए राज़ी हुआ, फिर भारत हुआ, फिर जापान हुआ। अगर IMF के साथ हमारा प्रोग्राम अब अभी आगे बात नहीं बढ़ती और डिफॉल्ट की तरफ सूरत हाल जाती है, तो चाइना इसमें किस हद तक हमारी मदद कर सकता है?
इंशाल्लाह अनकरीब देखिए क्या होता है। अभी मेरी गुजारिश ये है कि हमें इस चीज़ पर उस वक्त बात करना चाहिए जबकि बिल्कुल वाज़े हो जाए कि IMF का प्रोग्राम जो है वो जारी रहेगा या नहीं। अगर नहीं रहता है तो यकीनन पाकिस्तान को इमरजेंसी के तौर पर अपने दोस्त ममालिक खास तौर पर चाइना से मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। और जिस तरह चाइना ने अभी तक हमारा साथ दिया है माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आगे चल के भी पाकिस्तान का मेरे ख्याल से तो साथ देता रहे। सब डार साहब ने बड़ा सख्त रवैया अपनाया हुआ है। एक तरफ अब पैसों की ज़रूरत है, जब आपको किसी से पैसों की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की तो आपको थोड़ी लचक दिखानी होती है अपने रवैये में। लेकिन डार साहब तो बड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं अपने प्लान बी के बारे में, और वो बात करते हैं कि IMF तो चाहता ही है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, फिर हम इनसे मुज़ाकरात करें। तो आप नहीं समझते कि डार साहब को अपने रवैये में लचक रखनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब एक बड़े सीजन पुराने फाइनेंस मिनिस्टर हैं। हम सब इस बात पे कुछ परेशान थे कि क्यों इतना एक्सट्रीम रिएक्शंस वो दिखा रहे हैं। अभी भी बातचीत चल रही है। देखिए एक वक्त मुकम्मल हो जाए एक प्रोसेस तो फिर आप मुनासिब समझें तो कहिए, मगर ये इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशंस एंड डिस्कशंस इस तरह के सख्त अल्फाज और लैंग्वेज इस्तेमाल करना मेरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स गुजारिश ये है कि ये नामुनासिब। जिस प्लान बी की हमेशा बात करते हैं डार साहब, वो प्लान बी क्या है जिस पर वो तकिया किए बैठे हैं? देखिए बात यह है कि इस वक्त मेरे ख्याल से प्लान बी मुकम्मल तौर पर हुकूमत ने नहीं सोचा है और सिर्फ इशारा एक तरफ दिया है चाइना का। मगर देखिए जो आपको पैसों की जरूरत है वो अमाउंट बहुत ज्यादा है। अगर आपको रोल ओवर्स भी मिल जाएं तो हमारा अंदाजा ये है कि पाकिस्तान को आने वाले साल में तकरीबन 16 अरब डॉलर की जरूरत होगी। तो इसको हासिल करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना पड़ेगा और इसके इम्कानात जरूर हैं कि जब नई एक मुंतखब हुकूमत इलेक्शंस के बाद आएगी तो शायद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा अलावा कि हम वापस IMF के पास जाएं, क्योंकि IMF इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प कंट्रीज इन डिस्ट्रेस। और हम एक 3 साल फिर से नए प्रोग्राम में जाएंगे जिसमें नुमाया तौर पर पैसों भी मौजूद होंगे और साथ साथ उसकी छतरी की वजह से दूसरे डोनर्स और क्रेडिटर्स हमें पैसे देने के लिए हो सकता है तैयार हो जाएं मुनासिब लेवल पर। मगर इस वक्त देखिए अनसर्टेनिटी इज एट इट्स पीक। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस सब बहुत परेशान। डॉक्टर साहब, मूडीज ने बड़ी परेशान कुन एक रिपोर्ट जारी की है कि आप उससे अग्री करते हैं कि बैरूनी सेक्टर्स की हालत हमारे बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी है। वो कहते हैं कि अगले बजट में बैरूनी ज़राए से 21 अरब डॉलर के कर्ज़ों का इंतज़ाम करने का कहा है। तो ये क्या हमारे लिए इतना प्रैक्टिकल, इतना ईजी है 21 अरब डॉलर का टारगेट? देखिए यही तो मुनासिब सवाल है मोदीज का और हम सब का। और हुकूमत ने अलबत्ता ज़रूर पेश किया है अपने बजट डॉक्यूमेंट्स में कि ये पैसे किस तरह पूरे किए जाएंगे, मगर इसमें कुछ सवालात ज़रूर हैं। ये इस वक्त कहना कि हमें कमर्शियल बैंकों से नया पैसा मिलेगा, इंटरनेशनल कमर्शियल बैंकों से, और दूसरी तरफ हम कुछ बॉन्ड्स भी फ्लोट कर पाएंगे, मेरा नहीं ख्याल है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू द मिनिस्ट्री कि इस तरह की गुंजाइश पैदा होगी। पाकिस्तान की रेटिंग्स बहुत खराब हो चुके हैं तो हमें दूसरे जरियों से कुछ हासिल करना पड़ेगा। और एक और बात कहता चलूं कि पाकिस्तान के जो इस साल का फ्रेम किया गया है एनुअल प्लान फॉर 2023-24, उसमें ये लिखा गया है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट 6 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। मेरी गुजारिश है इसकी गुंजाइश बिल्कुल मौजूद नहीं है। आपको बहुत कोशिश करके जिस तरह आपने पिछले 2 महीने में करंट अकाउंट को छोटा सा सरप्लस में कन्वर्ट किया है, वही सिलसिला जारी रहना पड़ेगा। और इसकी वजह से शरे नमू में जो 3.5% का टारगेट सेट किया है वो बहुत चैलेंजिंग होने का 3.5% का टारगेट आप बात कर रहे हैं। मैं आपको ही कोट करके
ये बात करती हूँ कि आपने अपने स्टडी से बताया हमें कि ये तो माइनस में रही है, जो 0.29 हमें बजट में बताई गई, इक़्तिसादी सर्वे में बताई गई, वो तो माइनस में रही है। तो 3.5% का टारगेट क्या इतना आसान है जो इन्होंने टारगेट अपना सेट कर लिया है? अभी आप नेगेटिव में चल रहे हैं, तो 3.5 तक आप कैसे पहुँच जाएंगे मौजूदा करंट अपनी मुआशी सिचुएशन में? बिल्कुल बहुत मुश्किल होगा, और ख़ास तौर पे अगर दरामदात पे वही स्ट्रिक्ट आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े। अब आप ये देखिए कि साल के पहले 10 महीने में सनती पैदावार में 9% कमी आई है और अप्रैल के महीने में 21% कमी, तो उसे नेगेटिव में जा रहा है सिलसिला सारा। तो ये ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है 3.5%। हम तो खैर सब दुआ करते हैं कि अल्लाह चाहे तो हो सके, मगर हालात को देखते हुए कहना पड़ता है कि सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे है वो है एक्सेस टू इंपोर्ट्स और उसकी फाइनेंसिंग, और उसमें बहुत मुश्किल आने वाली है। डॉक्टर साहब, जब हमें पता था कि IMF की मंजूरी के बगैर आप लोग बजट मंजूर नहीं करवा सकते हैं, IMF को एतराज़ात होंगे, IMF इस पे सवालात उठाएगा और वैसा ही हुआ, तो आप नहीं समझते कि IMF के कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहिए था बजट बनाते हुए? ये आपका बहुत मुनासिब सवाल है। मेरा ख्याल ये है कि चूंकि हुकूमत इलेक्शंस की तरफ जा रही है अगले 2 महीने में, तो शायद उनका रुझान कुछ शॉर्ट टर्म की तरफ ज्यादा रहा उस वक्त, मगर उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए था कि खुदा न खास्ता अगले कुछ महीनों में हालात हद से ज्यादा खराब हो सकते हैं और हम दिवालिये की तरफ जा सकते हैं। मुनासिब ये होता कि पहले IMF से डिटेल में डिस्कशन हो जाता और जिस हद तक मुनासिब होता उसको बजट में रिफ्लेक्ट किया जाता, तो इस तरह की इस वक्त जो कशमकश चल रही है उसकी जरूरत नहीं पड़ती। इलेक्शंस के बाद आने वाली जो भी हुकूमत होगी उसके लिए भी मजबूरी बन गया है कि आपने IMF के प्रोग्राम में जाना ही जाना है। बात दरअसल ये है कि देखिए उसके बाद जो हमारे आइन के तहत एक केयरटेकर हुकूमत आएगी। केयरटेकर हुकूमत के पास ये अख्तियारात नहीं हैं कि वो कोई एक प्रोग्राम 3 साल का नेगोशिएट कर ले। अलबत्ता वो एक काम जरूर कर सकते हैं और हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो ये करेंगे कि जो IMF से टेक्निकल डिस्कशंस कर लें और अग्रीमेंट हो जाए कि रिफॉर्म एजेंडा क्या होगा, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या होंगे और आपके टारगेट्स वगैरह क्या होंगे, और विदाउट फाइनलाइजेशन जैसी एक नई हुकूमत आती है मुंतखब 5 साल के लिए, उसको ये सारा काम जो है उनके सामने रखा जाए और इंशाल्लाह वो जल्दी पे एक्सेप्ट कर लें और पाकिस्तान एक नए IMF प्रोग्राम 3 साल का उसकी तरफ आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना माहिर मुआशा डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।